अब हम गॉस के नियम के प्रयोग का जो पहला प्रयोग हमारा है वो हम चलिए उसको प्रूव करते हैं। तो हमारा पहला प्रयोग था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने एक चालक तार लिया है। हमने ये माना है कि इस पूरे चालक तार की जो लंबाई है वो अनंत है और इस चालक तार के निकट कुछ दूरी पर यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने आपको जब गॉसियन पृष्ठ की विशेषता बताई थी तो हमने ये बताया था कि गॉसियन पृष्ठ चाहे जब भी लेंगे तो ये पृष्ठ उस बिंदु से होकर के जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक बेलनाकार पृष्ठ, यहाँ जो हमने इसको डॉटेड लाइन के द्वारा खींचा है इसको हमने काल्पनिक मान करके खींचा है। हमने ये माना है कि इस बिंदु से या चालक तार से और जो बिंदु P हम लेंगे उसको हम यहाँ भी मान सकते हैं। हमने माना कि बिंदु P की चालक तार से दूरी कितनी है, स्मॉल r है और इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ की जो लंबाई है वो है स्मॉल r। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की विशेषता में हमने आपको ये भी बताया था कि चाहे जब भी हम कोई भी पृष्ठ लेंगे तो पृष्ठ हमेशा स्रोत के सममित होना चाहिए। स्रोत के सममित होने का मतलब वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत होगा व जो भी क्षेत्रफल अवयव हम लेंगे चाहे वह वेक्टर डी लें या पूरा कैपिटल ए लें वो हमेशा एक ही दिशा में होंगे। यहाँ पर हम आपको देख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल ई और वेक्टर डी दोनों एक ही दिशा में है। वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, माना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय घनत्व लैम्डा है। ये हमने अभी आपको बताया है, अर्थात इस पूरे चालक तार का जो रेखीय आवेश घनत्व वो है लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। माना तार के निकट तार से r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, अर्थात इस चालक तार से यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला स्मॉल l मीटर लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। जो हमने आपको भी बताया कि इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला हमने एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा है। सममित के कारण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई का परिमाण समान होगा व त्रिज्या बाहर की ओर दिष्ट होगी। ये हमने आपको भी बताया कि आवेश पृष्ठ के सममित के कारण हमेशा कैपिटल ई का परिमाण एक जैसा ही होगा। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैपिटल ई का परिमाण समान होगा व त्रिज्या हमेशा बाहर की ओर ही दिष्ट होगी। इस प्रकार पृष्ठ पर लिए गए किसी भी क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए वेक्टर ई व वेक्टर डीए एक ही दिशा में होंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव वेक्टर डीए से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का व्यंजक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर हम इस क्षेत्रफल अवयव डीए के लिए अगर हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो कुल वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर रेखीय समाकलन वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, या इसे हम चाहें तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच का जो कोण है वो शून्य है तो यहाँ थीटा को उठा करके हम cos 0 रखेंगे और आप जानते हैं कि cos 0 अंश का मान 1 होता है। तो यदि इस पूरी राशि का मान 1 हो गया तो यहाँ से हमको मिलेगा E इंटू डी। अब ये जो हमारे पास E इंटू डी आया है ये E इंटू डी केवल इस लघु अवयव वेक्टर डी के लिए ही कुल वैद्युत फ्लक्स है। अगर हमको इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ के लिए अगर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तब अतः संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ के लिए निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, इसका व्यंजक आपको हम बता चुके हैं, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए
बराबर इंटीग्रेशन ए इंटू डी ए कॉस 0 या ए इंटू डी ए। अगर हमको इस पूरे पृष्ठ के लिए निकालना होगा तो जितना वैद्युत फ्लक्स इस लघु अवयव का आएगा उसी वैद्युत फ्लक्स का हम पूरे पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हम इंटीग्रेशन या समाकलन कर देंगे। तो अगर हम इस पूरे पृष्ठ के लिए निकालें तो फाई बराबर इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है आवेश की सममिति के कारण प्रत्येक बिंदु पर या पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर कैपिटल ई का परिमाण समान होगा। अगर कैपिटल ई का परिमाण समान होगा तो फिर इसे हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो फाई बराबर अगर हम कैपिटल यहाँ से हम इसको अगर चाहें तो इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष ई इंटू डी ए भी लिख सकते हैं इस व्यंजक को, क्योंकि ये पूरा एक दूसरे के बराबर है। तो हम अगर इस व्यंजक को लें तो अगर ई कांस्टेंट हुआ तो फिर इसे हम बाहर लेकर के आएंगे तो यहाँ बचेगा रेखीय समाकलन डी ए। अब आप देख सकते हैं रेखीय समाकलन डी ए अर्थात ये इस पूरे चालक अवयव या बेलनाकार अवयव का क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है, अर्थात रेखीय समाकलन ए के सापेक्ष जो डी ए का मान आएगा वो आएगा 2 पाई आर एल। तो अगर हम यहाँ पर 2 पाई आर एल रखें तो फाई बराबर ई और इंटू 2 पाई आर एल, इसे हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब आप जानते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय का जो व्यंजक हमारे पास था वो था फाई ई बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन 0। अभी हमने आपको रेखीय समाकलन बताया था, तो अगर हम रेखीय समाकलन रेखीय घनत्व बताया था, अगर हमको इस पूरे चालक तार के रेखीय घनत्व लैम्डा के लिए अगर हमको मान निकालना हो तो ये क्यू अपान एल हमें प्राप्त होगा। और अगर यहाँ से हम इस बेलनाकार अवयव के लिए क्यू का मान निकालें तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो अगर हम चाहें तो इसे फाई ई बराबर क्यू का मान लैम्डा इंटू एल अपान इप्सिलॉन 0 यहाँ लिख सकते हैं आप क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल। अगर हम इसे समीकरण नंबर 2 मान लें और अगर हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, अर्थात समीकरण 1 व 2 से, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा भी फाई ई का ही मान है, ये पूरा फाई सफिक्स ई का ही मान है। तो अगर ये भी फाई सफिक्स ई और ये फाई सफिक्स ई दोनों एक ही पृष्ठ के लिए हैं तो फाई सफिक्स ई ये और ये दूसरा फाई सफिक्स ई आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों मान बराबर हैं तो फिर इसका दूसरा पक्ष भी बराबर हो जाएगा, अर्थात ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा इंटू एल अपान इप्सिलॉन 0। यहाँ से अगर हम चाहें तो इस एल को एल से काट सकते हैं। तो यहाँ से हमें ई बराबर 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ये गुणे में है तो पक्षांतर होने पर जब बराबर की उस तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा। तो इसे हम 1 अपान 2 पाई आर और इंटू लैम्डा अपान इप्सिलॉन 0 भी लिख सकते हैं। अगर इस व्यंजक को हम सही करें तो ई बराबर 1 अपान, यदि हम 2 पाई को 4 पाई लिख दें अर्थात 2 से गुणा कर दें नीचे, तो 2 पाई यहाँ लिखा हुआ है इप्सिलॉन 0, अगर हमने नीचे 2 से गुणा किया है तो हमें ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये लैम्डा था वहाँ पर 2 लैम्डा हो जाएगा और अपान स्मॉल आर। ये किसी आवेशित चालक तार की जिसकी लंबाई अनंत हो उस अनंत लंबाई के चालक तार के निकट किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है, जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग की सहायता से आपको प्राप्त हुआ है।